हेलो स्टूडेंट्स, हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की यूनिट 3 पढ़ रहे थे। उसमें लास्ट क्लास में हमने एक थ्योरम की थी, टेलर सीरीज़ या फिर टेलर थ्योरम। उसके बाद मैंने बता दिया था उसमें कि उसमें एक लोरेंट सीरीज़ आती है, लोरेंट थ्योरम आती है, वो आप लोगों को खुद करनी है। ठीक है, सेम टू सेम ही है वैसा ही। टेलर थ्योरम को हमें एक तरीके से 2 बार प्रूव करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो वो बहुत बड़ी थ्योरम हो जाती है, वो आप लोग खुद कर सकते हैं देख देख करके। बुक में लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा सब कुछ। अगर टेलर थ्योरम समझ में आ गई तो वो भी समझ में आ जाएगी। तो वो मैंने होमवर्क दिया था कि आप लोगों को ये करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, वो मैं समझा देता हूँ। ये हमारे पास है महत्तम मापांक प्रमेय, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम। तो देखो एक बार पहले इसको लिख लो, उसके बाद फिर मैं समझाता हूँ क्या है। लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व simple closed contour C, then mod f of z attains its maximum value on C and not inside C unless f of z is constant। हिंदी में समझ लो, पहले इंग्लिश में देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास। लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन, हमारे पास कोई भी एनालिटिक फंक्शन है हमारे पास, किसके अंदर कोई सिंपल क्लोज कंटूर है, ये कोई क्लोज कंटूर है C, इसके अंदर भी और बाउंड्री पर भी, बाउंड्री पर भी और अंदर भी हमारे पास कौन है, एफ ऑफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, अंदर भी और बाउंड्री पर भी। ओके, फिर मैं बोलूंगा देन एफ ऑफ जेड का अगर मैं मोड निकालूं तो वो अटेंड करेगा, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा सी के ऊपर, मतलब इस क्लोज कर्व के ऊपर अटेंड करेगा, इसके अंदर अटेंड नहीं करेगा। इसका मतलब एफ ऑफ जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ जेड आएगा, वो किस पर आएगा, ऑन सी पर आएगा, सी के ऊपर आएगा हमारे पास। सी पर ये कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट के ऊपर या इस पॉइंट के ऊपर, इस पर इस पर इस पर इस पर, इन पर ही हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है मोड एफ ऑफ जेड की। अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। ये थ्योरम ये बोलना चाह रही है। ठीक है, मैं बोलूंगा अटेंस इट्स मैक्सिमम ऑन सी, ब्रैकेट में लिख रखा है देखो, नॉट इनसाइड सी, सी के अंदर नहीं, सी के ऊपर ही, क्लोज कर्व के ऊपर ही मिलेगा, अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, अनलेस एफ ऑफ जेड इज कॉन्स्टेंट, जब तक कि एफ ऑफ जेड कॉन्स्टेंट नहीं हो जाता है। इसका मतलब हमें एफ ऑफ जेड नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन लेना है, जो कि एफ ऑफ जेड जो है वो नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन लेना है, जो सी के ऊपर एंड सी के अंदर हमारे पास कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है। तब मैं बोलूंगा कि एफ ऑफ जेड का मोड लूं तो मोड एफ ऑफ जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको कर्व के ऊपर मिलेगी, कर्व के अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बोलना चाहता है। अब वैसे सोचो कि अगर एफ ऑफ जेड, हमने ये क्यों लिखा है कि एफ ऑफ जेड कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एफ ऑफ जेड अगर कॉन्स्टेंट हो गया तो सोचो एफ ऑफ जेड कॉन्स्टेंट है, मतलब एफ ऑफ जेड की वैल्यू कोई सी वैल्यू है, या फिर मैं बोल दूं पी वैल्यू है कोई कॉन्स्टेंट, इसका मोड निकालोगे तो भी पी का मोड, तो पी वैल्यू आएगी कोई ना कोई, पी पॉजिटिव मान लो। ठीक है, पॉजिटिव पी मिलता रहेगा तो आप अंदर ऊपर भी बाउंड्री पे भी हमेशा पी वैल्यू आ रही है, अंदर भी पी वैल्यू आ रही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी पी होगी, तो हम तो बोलेंगे बाउंड्री के ऊपर भी ये हमेशा मैक्सिमम मिल रहा है, अंदर भी मैक्सिमम मिल रहा है, क्योंकि सेम ही है पॉइंट, तो कोई पी पॉइंट मिल रहा है हर जगह पे, तो मैं बोलूंगा ये हर जगह सेम ही मिल रहा है, तो वो तो बाउंड्री पे ले लो या अंदर ले लो, सेम रहेगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये हमारे पास एफ ऑफ जेड कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए, एफ ऑफ जेड कॉन्स्टेंट नहीं है, और एफ ऑफ जेड हमारे पास क्लोज कर्व के ऊपर एंड इसके अंदर हमारे पास कैसे दे रखा है, एनालिटिक फंक्शन दे रखा है जिसको बोलते हैं विश्लेषिक फलन, विश्लेषिक फलन दे रखा है। तो बोलूंगा कि मोड एफ ऑफ जेड की वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कर्व के ऊपर मिलेगी, इसके अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, हिंदी में भी ऐसा ही लिख रखा है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो हिंदी वाला पढ़ सकते हैं। माना कि सरल समृद्ध कंटूर सी के अंदर एवं ऊपर प्रत्येक बिंदु पर एफ ऑफ जेड विश्लेषिक फलन है, तो मोड एफ ऑफ जेड अपना महत्तम मान मतलब मैक्सिमम वैल्यू सी की परिधि पर रखेगा, सी के अंदर नहीं रखेगा। ठीक है, ग्रहण करता है, सी की परिधि पर ग्रहण करता है, जब तक कि एफ ऑफ जेड अचर फलन ना हो,
तब तक, कब तक, जब तक कि एफ ऑफ जेड अचर फलन ना हो जाए तब तक की बात है। एफ ऑफ जेड अगर अचर हो गया तो वो तो हर जगह पे ही हमारे पास सेम वैल्यू रखेगा, तो मैक्सिमम मिनिमम की बात ही नहीं होगी। ओके, अब हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं। हम बोलते हैं कि ये हमारे पास कोई क्या है, सरल समृद्ध कंटूर है, क्लोज सिंपली क्लोज्ड कर्व है, सिंपली क्लोज कंटूर है। ठीक है, यहां पर हमारे पास कोई पॉइंट है जेड नोट। ओके, तो मैं बोलता हूँ जेड नोट को रेडियस मान करके एक सर्कल बना लो आप लोग। ये तो कोई रीजन है सी, ठीक है, ये इसकी रेडियस है आर, तो इसको मैंने नाम दे दिया C1। ओके, अब देखो हमें पता है, क्या पता है कि हम बोलते हैं, हमें प्रूव क्या करना है कि ये बाउंड्री के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, अंदर नहीं मिलेगी। तो मैं बोलूंगा हमें अगर ये चीज प्रूव करनी है तो दो तरीके से प्रूव कर देंगे, या तो आप ये चीज प्रूव कर दो कि उसकी बाउंड्री पे है, या फिर आप ये काम कर लो, पहले ये मान लो कि अगर पॉसिबल है तो हम ये मान लेते हैं कि एफ ऑफ जेड की, मोड एफ ऑफ जेड की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो उसके अंदर है, परिधि पर नहीं है, अंदर है। और फिर बाद में बोल देंगे कि ये कहीं ना कहीं जाकर के डिस्प्रूव हो जाएगा, मतलब कंट्राडिक्शन आ जाएगा। तो मैं बोलूँगा जो हमने पहले माना वो गलत मान लिया था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं लेट इट पॉसिबल, अगर हमारे पास अगर पॉसिबल हो पाता है तो हम बोलते हैं कि मोड एफ ऑफ जेड की वैल्यू इसके अंदर मैक्सिमम मिलेगी, परिधि पर नहीं मिलेगी, ऐसा हम सोच लेते हैं पहले। बाद में बोल देंगे कंट्राडिक्शन होगा तो ये उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या मिलेगा, क्या क्या दे रखा हमें दे रखा है, तो एक तो एनालिटिक दे रखा है। तो देखो लिख रखा है एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, एफ ऑफ जेड एक विश्लेषिक फलन है, प्रूफ करना है एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन सी, विद इन मतलब अंदर, विद इन एंड ऑन सी, इसके अंदर भी और ऊपर भी हमारे पास क्या है, एनालिटिक फंक्शन दे रखा है, मतलब विश्लेषिक फलन दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है हमें। ओके, साथ में हमें दे रखा है कि हम ये मान लेते हैं लेट इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो हम मान लेते हैं कि मोड एफ ऑफ जेड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड एफ ऑफ जेड इज इन सी बट नॉट ऑन सी। इसका मतलब क्या है कि हम मान लेते हैं, यदि संभव है तो हम मान लेते हैं कि मोड एफ ऑफ जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, महत्तम मान होगा, वो सी के अंदर है, सी के अंदर है, सी के ऊपर नहीं है, ऐसा हम मान लेते हैं एक बार। ठीक है, तो क्या होगा, मैं बोलूंगा लेट मोड एफ ऑफ जेड मैक्सिमम मोड एफ ऑफ जेड इक्वल टू कैपिटल एम, या मोड एफ ऑफ जेड की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कैपिटल एम है। ठीक है, और वो कहां पर है, वो वहां पर है जहां पर मैं कोई पॉइंट लूंगा जेड नोट, जो जेड नोट पॉइंट कहां से आ रहा है, अंदर से आ रहा है, किसके, इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ सी के अंदर है हमारे पास जेड नोट। तो मैं बोलूंगा किसी जेड नोट पॉइंट के ऊपर, देखो सी के अंदर है ये जेड नोट पॉइंट जो कि सेंटर है किसका, C1 सर्कल का सेंटर है ना, सी का सेंटर हो ऐसा जरूर नहीं है, ये जेड नोट हमारे पास यहाँ पर भी हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्कल बना लेंगे। ओके, तो मैं क्या बोलूंगा, जेड नोट हमारे पास कोई पॉइंट है जो कि सी के अंदर है, इस पॉइंट के ऊपर पक्का वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, क्योंकि हमें अंदर मैक्सिमम मिल रही है, तो हम बोलते हैं मान लो इस जेड नोट पॉइंट के ऊपर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो मैक्सिमम ऑफ, मतलब हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम ऑफ जेड नोट इज इक्वल टू एम। और मैं बोलूंगा कि इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ जेड नोट की वैल्यू क्या मिल रही है, एम मिल रही है। एफ ऑफ जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एम है, तो बोलूंगा किसी न किसी पॉइंट के ऊपर वो मिल रही है हमें, ये बात ठीक है। ओके, अब इससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती इस पूरे फील्ड के अंदर ही, ना तो बाउंड्री पे हो सकती ना ही अंदर हो सकती, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। ओके, अब मैं बोलूंगा वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें पता है कोशी समाकल सूत्र क्या होता है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1। इस C1 कर्व के रेस्पेक्ट में अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा तो क्या बनेगा, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड नोट। यह आता हमारे पास कोशी समाकल सूत्र से एक फॉर्मूला बनता है ये। ठीक है, इसका मोड निकालने की कोशिश करो, देखो क्या बनेगा मोड निकालने पर।
मोड निकालो, इसको दोनों साइड में मोड करेंगे तो क्या बनेगा, मोड एफ ऑफ जेड नोट इजकल टू मोड 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1 एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड। ये बना। मोड ओपन कर लो दोनों साइड में, इधर तो मोड एफ ऑफ जेड नोट की वैल्यू क्या है, कैपिटल एम है, इधर मोड ओपन करूंगा तो क्या बनेगा 1/2 पाई आयोटा का मोड इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया है एफ ऑफ जेड का मोड अपॉन जेड माइनस जेड नोट का मोड इंटीग्रेशन हमारे पास C1 है, साथ में डी जेड का मोड। ये आ गया सब कुछ। ओके, अब देखो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2 पाई आयोटा, 1/2 पाई तो 1/2 पाई रहेगा, आयोटा का मोड होता है 1, आपको पता ही है। तो मैं बोलूंगा कैपिटल M इजकल टू 1/2 पाई इंटू मोड जेड की वैल्यू बताओ, मोड एफ ऑफ जेड की, मोड एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या आएगी बताओ। जेड हमें कहां से लेना है, जेड हमारे पास कोई भी पॉइंट है, पूरे सी के अंदर कोई भी कहीं से भी पॉइंट ले सकते हो आप, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि बताओ मोड एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या हो सकती है। मैंने कहा कि एफ ऑफ जेड का जो मोड आएगा उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एम है। मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एम है। अब एम से ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती उसके पास, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि मोड एफ ऑफ जेड का जो मोड एफ ऑफ जेड है इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी, एम आई थी, जो कि किसके ऊपर आ चुकी है, इसके अंदर आ चुकी है। यह हमने मान रखा है पहले से। अब मैं बोलता हूं कि जेड कोई पॉइंट मान लेता हूं, मैं यहां पर बाउंड्री पे मान लेता हूं, चलो ये जेड पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है कोई जेड, तो मैं बोलूंगा जेड पॉइंट इसकी बाउंड्री पे है, बाउंड्री पे है, तो मैं बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है बताओ। और कोई भी जनरल एलिमेंट है ये जेड, यहाँ पे भी हो सकता है, 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 कोई भी जनरल एलिमेंट मैंने लिया, तो मैं बोलूंगा अगर मोड एफ ऑफ जेड की वैल्यू, अगर मोड एफ ऑफ जेड की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ सकती है बोलो, कैपिटल एम के बराबर भी आ सकती है, कैपिटल एम से छोटी भी आ सकती है, कैपिटल एम से बड़ी नहीं जा सकती क्योंकि कैपिटल एम तो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कैपिटल एम से छोटी भी आ सकती है और कैपिटल एम के बराबर भी आ सकती है, ठीक है। अब देखो बराबर आ गई, कैपिटल एम के इक्वल आ गई, तो मैं क्या बोलूंगा हर एक जेड के लिए कैपिटल एम ही आ रही है वैल्यू, और अंदर भी और वो बाउंड्री के ऊपर भी। तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ जेड हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन हो गया, हर जगह बाउंड्री पे अंदर की साइड में तो क्या मिल रहा है हमें, कैपिटल एम वैल्यू मिल रही है, और बाउंड्री पे भी हर एक पॉइंट के ऊपर अगर हमें कैपिटल एम ही वैल्यू मिलने लगी, इसका मतलब फंक्शन हर जगह एम ही वैल्यू दे रहा है, तो वो तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। हमने पहले बोला कांस्टेंट फंक्शन नहीं होना चाहिए। इट मींस हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, कैपिटल एम से छोटी ही आएगी हमेशा, कैपिटल एम के बराबर भी नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक जेड की वैल्यू के लिए बात कर रहा है ये, जेड की वैल्यू मैं कोई भी उठा सकता हूं यहाँ पे बाउंड्री से। तो हर एक बाउंड्री पॉइंट के लिए हम क्या बोलेंगे कि एफ ऑफ जेड का मोड की वैल्यू एम से हमेशा छोटी ही मिलेगी, बराबर भी हो गई तो भी गड़बड़ कर देगा, क्यों बराबर हो गई तो हर एक पॉइंट के लिए बराबर हो गई तो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, कांस्टेंट बनना नहीं चाहिए पहले बोल रही है। तो मैं बोलूंगा ये वैल्यू हो गई। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि मोड एफ ऑफ जेड की वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ये तो बनेगा ना भाई। थोड़ा बहुत कोई भी कैपिटल एम के अंदर छोटी सी वैल्यू भी घटा दूंगा तो उसके बराबर हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये दोनों ही काम में ले सकते हो आप, ये भी और ये भी दोनों सही है, ठीक। अब यहाँ पर मोड एफ ऑफ जेड की वैल्यू रखो, ये रखेंगे तो बताओ क्या बनेगा, लेस देन बनेगा, स्ट्रिक्टली लेस देन कैपिटल एम जेड माइनस जेड नोट, जेड पॉइंट से लेकर के जेड नोट तक की डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो मोड जेड माइनस जेड नोट का मतलब क्या होता है, जेड से लेकर के जेड नोट तक की डिस्टेंस, तो ये है आर इंटू इंटीग्रेशन C1 इंटू डी जेड का मोड, इसको क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई। कौन से चाप की लंबाई, जो इंटीग्रेशन आपको हो रहा है ना, इस चाप की लंबाई, इंटीग्रेशन जो C1 के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये इस चाप की लंबाई क्या है, जो परिधि का मान है वो, मतलब सर्कमफ्रेंस है जो, तो सर्कमफ्रेंस कितनी आएगी इसकी 2 आर आ गई, तो मैं बोलूंगा इसकी वैल्यू होगी 2 आर। तो 2 आर से 2 आर कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, देखो यहां से कैपिटल एम लेस देन कैपिटल एम। ये कभी हो सकता है क्या कि कैपिटल एम की वैल्यू स्ट्रिक्टली छोटी हो कैपिटल एम से ही, ये तो कभी नहीं हो सकता। या फिर अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही बात तो ये वाला लेके देख लो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एम है लेस देन इक्वल टू, ये क्या बनेगा इधर, एम माइनस एप्सिलॉन बनेगा, एम माइनस एप्सिलॉन। इसका मतलब अगर, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर आपने एप्सिलॉन की वैल्यू छोटी से छोटी भी ली तो भी एम के अंदर से कुछ ना कुछ तो कम हुआ ही, और एम के अंदर से कुछ ना कुछ कम हो गया, वो वाली वैल्यू कभी एम से बड़ी नहीं हो सकती, बराबर भी नहीं हो सकती, इसमें से कुछ ना कुछ तो कम हो गई, तो m लेस देन इक्वल टू m माइनस एप्सिलॉन कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब इट इज कंट्राडिक्शन, इट इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन है, इसका मतलब हमने
पहले कुछ जो माना था वो गलत माना था। तो हमने क्या माना था पहले कि लेट इफ पॉसिबल, अगर ऐसा है तो मैं बोलूँगा अगर हमारे पास पॉसिबल है तो हम ये मान लेते हैं कि मोड जेड के मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास सी के अंदर मिलेगी, सी के ऊपर नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये हमने गलत मान लिया था। इसका मतलब हमने क्या मानना पड़ेगा कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड एफ ऑफ जेड की वैल्यू हमें उसकी परिधि पर मिलेगी, अंदर नहीं मिलेगी। ठीक बात है। तो लास्ट में लिख सकते इट इज कंट्राडिक्शन, हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड एफ ऑफ जेड इज ऑन सी बट नॉट इनसाइड सी, बट नॉट इनसाइड सी। सी के ऊपर मिलेगी, सी के अंदर नहीं मिलेगी। ऊपर और सी का अंदर का मतलब समझ रहे हो ना। बाउंड्री तो क्या है, सी के ऊपर है, और अंदर मतलब ये अंदर का जो पार्ट भरा हुआ है वो। ओके, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को समझ में आ गई होगी और इंग्लिश मीडियम को भी समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग मेरे को बता सकते हो कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है क्या? ठीक है, ये सब चीज़ है, यहाँ तक तो लिख दिया। उसके बाद आपको एक लैंग्वेज लिखनी है कि इट इज कंट्राडिक्शन, यह विरोधाभास है, अतः हमने जो पहले माना है वो गलत माना है। तो मैं बोलूंगा अतः महत्तम मान ऑफ मोड एफ ऑफ जेड कहां पर होगा, सी के ऊपर होगा, सी के अंदर नहीं होगा, और ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या थी, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम थी। मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम थी हमारे पास ये। ठीक है, महत्तम मापांक प्रमेय। ओके, अब इसके जैसी एक दूसरी थ्योरम है हमारे पास, वो थ्योरम क्या है, मिनिमम मॉडुलस थ्योरम। उसमें क्या है हमारे पास एफ ऑफ जेड वही है, एनालिटिक है, इसके अंदर सी के अंदर भी है और सी के ऊपर भी एनालिटिक है ना, मतलब विश्लेषिक फलन दे रखा है। उसके बाद दे रखा है कि एफ ऑफ जेड की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती किसी भी वैल्यू के लिए। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड एफ ऑफ जेड, मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड एफ ऑफ जेड आपको सी के ऊपर ही मिलेगी, सी के अंदर नहीं मिल सकती। मतलब यहां पे तो क्या बोला कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू सी के ऊपर मिलेगी, सी के अंदर नहीं मिल सकती। वहां पर मिनिमम मॉडुलस थ्योरम में क्या मिलेगा कि जो उसकी मिनिमम वैल्यू है मोड एफ ऑफ जेड की, जो मिनिमम वैल्यू है वो भी बाउंड्री पे भी मिलेगी, अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, ये हमारे पास है मिनिमम मॉडुलस थ्योरम। ओके, तो वो देख लो एक बार, मैं ये रख कर देता हूं मिनिमम मॉडुलस थ्योरम क्या है। मिनिमम मॉडुलस थ्योरम ये तो सेम टू सेम है। उसके बाद लिखो इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए सिंपली क्लोज कंटूर सी एंड एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो इनसाइड सी, then so that mode f of z cannot attain a minimum value, cannot attain a minimum in C unless f of z is constant। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास f of z की वैल्यू, f of z हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है, C क्लोज कंटूर है, इसके अंदर भी और इसके ऊपर भी हमारे पास क्या है, f of z एक एनालिटिक फंक्शन है, विश्लेषिक फलन है। उसके बाद बोल रहा है ये कि f of z की वैल्यू इसके अंदर की साइड में कभी भी जीरो नहीं हो सकती है ना। ये पहले बोल रहा है कि जीरो नहीं होगी, ऐसा बोल रहा है पहले थ्योरम में। देन हमें ये शो करना है कि मोड f of z की वैल्यू इसके अंदर कभी भी मिनिमम नहीं मिलेगी, अंदर मिनिमम नहीं मिलेगी, इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो बाउंड्री पे मिलेगी, ऐसा हमें प्रूव करना है। साथ में वो ये कि अनलेस f of z इज कांस्टेंट, f of z की वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर f of z की वैल्यू कांस्टेंट आएगी तो बाउंड्री पे भी वही वैल्यू, अंदर भी वही वैल्यू, तो जो मिनिमम आएगी वो बाउंड्री पे भी आएगी, अंदर भी आएगी। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए वही है। माना कि सरल समृद्ध कंटूर सी के अंदर एवं ऊपर प्रत्येक बिंदु पर f of z विश्लेषिक फलन है तथा c के अंदर f of z नॉट इक्वल टू जीरो, तो मोड f of z का अल्पतमान मतलब मिनिमम वैल्यू c की परिधि पर
ग्रहण करता है जब तक कि एफ ऑफ जेड अचर फलन ना हो। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो प्रूव कैसे करेंगे, वो बात वापस से हम बोलेंगे पीछे वाली थ्योरम से हम बोल सकते हैं। पीछे वाली जो थ्योरम में किया है वो सारा का सारा हमें प्रूव करना है। अगर ये थ्योरम आ जाती है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जेड का मोड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड इज ऑन सी बट नॉट इनसाइड सी। यहां तक तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अगर ये थ्योरम अकेली आई है तो आपको ये सब प्रूव करना पड़ेगा। अगर मान लो दोनों थ्योरम साथ आई है, मैक्सिमम मॉडुलस की और मिनिमम मॉडुलस की, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम प्रूव कर दो, वैसा वैसा आप मिनिमम में लिख देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक तो प्रूव कर दिया। अब हमें क्या पता लगा कि मोड एफ ऑफ जेड हमारे पास विश्लेषिक फलन था और हमारे पास ऐसे आ गया कि वो उसकी बाउंड्री वैल्यू के ऊपर ही हमारे पास क्या मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैं बोलूंगा लेट जी ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ जेड। ऐसा हमने कोई नया फंक्शन मान लिया है जी ऑफ जेड जो कि 1 एफ ऑफ जेड के बराबर है। तो मैं बोलूंगा कि बताओ 1 एफ ऑफ जेड भी विश्लेषिक फलन होगा, जब एफ ऑफ जेड विश्लेषिक है 1 एफ ऑफ जेड भी विश्लेषिक होगा। तो मैं बोलूंगा जी ऑफ जेड भी हमारे पास विश्लेषिक फलन है सी के अंदर और मतलब बाउंड्री के ऊपर भी और अंदर भी। तो मैं बोलूंगा हमारे पास जी ऑफ जेड है, इसका अगर मैं मॉडुलस लूं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां आएगी, बोलो मैक्सिमम वैल्यू कहां आएगी, इज ऑन सी बट नॉट इनसाइड सी। भाई जी ऑफ जेड है, सेम कंडीशन रखिएगा जो एफ ऑफ जेड की थी, विश्लेषिक फलन होगा। वो विश्लेषिक फलन होता है किसी सी के अंदर और उसके ऊपर, तो हम क्या बोलते हैं कि वहां पर हमारे पास बाउंड्री पे हमेशा क्या रखेगा, मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। तो ये जी ऑफ जेड है जो बाउंड्री पे वैल्यू रखेगा मैक्सिमम। तो जहां पे जी ऑफ जेड की मैक्सिमम वैल्यू होगी वहां पर एफ ऑफ जेड की मिनिमम वैल्यू होगी क्या, सही बात है, उल्टा है ना। इसकी जहां पे मिनिमम वैल्यू होगी 1 मिनिमम तो इसकी मैक्सिमम मिलेगी। तो मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम जी ऑफ जेड कहां पर मिलेगा, सी के ऊपर मिलेगा। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, मिनिमम एफ ऑफ जेड हमें कहां मिलेगा बताओ, इज ऑन सी बट नॉट इनसाइड सी। सही बात है क्या। तो इतना करने के बाद, इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, पीछे वाली थ्योरम से इतना आपको लिखना है कि लेट एफ ऑफ जेड इज जी ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ जेड। अब जी ऑफ जेड जो है वो भी एनालिटिक फंक्शन है और सारी कंडीशन पहले वाली सेटिस्फाई करेगा। इट मींस मैक्सिमम ऑफ जी ऑफ जेड हमारे पास कहां होगा, बाउंड्री पर होगा, अंदर नहीं होगा। और जहां पर जी ऑफ जेड मैक्सिमम है वहां पर एफ ऑफ जेड क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, ये अगर बाउंड्री के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है इट मींस ये एफ ऑफ जेड की मिनिमम वैल्यू बाउंड्री पर आएगी। तो मैं बोलूंगा मिनिमम ये हमारे पास कहां मिलेगा, बाउंड्री के ऊपर मिलेगा, इसके अंदर नहीं मिलेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले भी सेम लिख सकते हैं, यहाँ तक तो सेम मैंने बता दिया। तो आप बोलेगा ना माना एफ ऑफ जेड सॉरी जी ऑफ जेड इक्वल टू 1 एफ ऑफ जेड, तो जी ऑफ जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, महत्तम मान आएगा, वो हमारे पास क्या मिलेगा, परिधि पे मिलेगा, अंदर नहीं मिलेगा। तो मैं बोलूंगा जहां पर जी ऑफ जेड का महत्तम मान मिलेगा वहां पर एफ ऑफ जेड का अल्पत मान मिलेगा। तो मिनिमम ऑफ मतलब अल्पत मान ऑफ जी एफ ऑफ जेड कहां पर मिलेगा, हमें परिधि पर मिलेगा, अंदर नहीं मिलेगा। तो ये हमें इतना सा एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा पीछे वाली थ्योरम के अंदर ही, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज पीछे वाली की लिखवा दी थी, इतना पार्ट पीछे वाली लैंग्वेज पीछे वाली थ्योरम से लिखना है आपको, और उसके बाद इतना और लिखना है। ओके, इतना कर दोगे तो आपका मार्क्स नहीं कटेंगे कहीं पे भी। ठीक है, ओके, ये हमारे पास मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम और मिनिमम मॉडुलस थ्योरम थी। तो इसके बाद की हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इन चीज़ों का रिवीजन कर लेना वापस से, अच्छे से इनको समझ लेना। फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर, एक दो थ्योरम है उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर। ठीक है, ओके, टाटा, गुड बाय, टेक केयर।